वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो आपका एग्जाम हुआ है ना रिसेंट में जीके और जीएस के सॉल्यूशंस करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो आज पीजीटी केमिस्ट्री का मैंने पार्ट 1 करवा दिया था लास्ट वीडियो में। आज पार्ट 2 के क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी। तो आप लोग चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप लोगों को ये सारी वीडियो हेल्प कर रही होंगी। इससे पहले मैंने जो हिंदी की सारी बना रखी है ना, आप लोग उन्हें भी देखिएगा। थोड़े दिनों में मैं हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगी, जो आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई टॉपिक में इशू हो या कुछ भी है ना, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगी। तो चलिए आज ही हम क्लास स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए 2024 के मानदंड में क्या महत्वपूर्ण अंतर लाया गया है? What significant difference was introduced in the 2024 criteria for classical language status compared to the 2005 amendment? ये जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज थी पहले कितनी थी हमारी? टोटल 5 थी। सबसे पहली जो बनी थी वो थी तमिल वाली। आपकी तमिल जो थी वो सबसे फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी अमेंडमेंट हुआ था आपका 2024 में, और इसमें 6 और इसमें जोड़ दी गई हैं, 6 और प्लस कर गई हैं। अब टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेज हो गई वो 11 हो चुकी हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी वजह से ना ये जो आपका टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड बार बार हर पेपर में पूछा ही पूछा जा रहा है। तो मस्ट है आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। पहली कौन सी बनी थी, इसमें सारी पहली 5 कौन सी थी, उसके बाद जो 6 और ऐड हुई हैं वो कौन सी ऐड हुई हैं। तो ये सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम आपके पेपर्स में हो रहे हैं और डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट है इसमें, ये अनिवार्य करना कि भाषा की आधुनिक वक्ता होनी चाहिए। मेकिंग इट मैंडेटरी दैट द लैंग्वेज मस्ट हैव मॉडर्न स्पीकर। सेकंड ऑप्शन है संरक्षण प्रयासों के लिए अनिवार्य सरकारी निधियन, मैंडेटरी गवर्नमेंट फंडिंग फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। थर्ड ऑप्शन है पुरावशेष की आवश्यकता को घटाकर 1000 वर्ष करना, रिड्यूसिंग द एंटिक्विटी रिक्वायरमेंट टू 1000 ईयर्स। फोर्थ ऑप्शन है ग्रंथों पुरालेख्य और अभिलेखीय साक्ष्यों को सम्मिलित करना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या चेंजेस अंतर लाया गया है, क्या डिफरेंस लाया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 4 है ना, वो कहा गया है कि जो इसमें आपके टैक्स होते हैं और आर्चीव्स एविडेंस जो पहले के जो होते हैं ना सारे लिखे हुए, उनको क्या करें हम इंक्लूड करें, सम्मिलित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड क्वेश्चन आपका, एब्सोल्यूट डेट फॉर द मिडल पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ डिंडवाना राजस्थान एंड ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश रेंज फ्रॉम डिंडवाना और राजस्थान और ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश के मध्य पुरापाषाण स्थलों की निरपेक्ष तिथियां डैश तक हैं। तो ये आपको पहले की जो मध्य पुरापाषाण काल है ना, वहाँ के स्थान है। डिडवाना जो कि राजस्थान में पड़ता है और ज्वालापुरम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें तिथि पूछी गई है, कौन सी होगी। तो ये एक कह सकते हैं कि हम थोड़ा हिस्ट्री में डीप क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। अदरवाइज इतना भी डीप नहीं है। अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जैसे हड़प्पा सभ्यता की डेट्स दी गई हैं, अलग अलग चीजों की डेट्स ईयर वाइज मतलब होता है, तो इसी तरीके से इसका दिया है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड है ना, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है, विच अमेंडमेंट एक्ट पेव्ड द वे फॉर द गवर्नमेंट टू रिकंस्ट्रक्ट द इनडायरेक्ट टैक्स लॉ regime into a unified tax structure through the Goods and Services Act। यहाँ पे मेनली जीएसटी की बात हो रही है आपकी। किस संशोधन अधिनियम ने सरकार
के लिए माल और सेवा अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर कानून व्यवस्था को एकीकृत कर संरचना में पुनः निर्मित करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017 आपका 2017। सेकंड ऑप्शन है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 या थर्ड ऑप्शन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 या फोर्थ ऑप्शन है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो आपका जो जीएसटी हमारा लाया गया था ना, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से होगा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये था जो 2016 में हमारा लाया गया था। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। और जो 2016 में लाया गया उसके बाद 1 जुलाई 2017 से ये हमारे पूरे भारत में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो बहुत बार ये जीएसटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई से ही भारत में स्टार्ट हुआ था। ये पूछ लेता है कि जीएसटी डे इन इंडिया, तो आपका आंसर 1 जुलाई हो जाएगा। अमेंडमेंट पूछे तो 101 था जो 2016 में हुआ था लागू, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। जीएसटी डे भी इसलिए हम 1 जुलाई को मनाते हैं। तो ये आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। इसके बाद है Which of the following statement about census of India 2011 are correct? भारत की जनगणना 2011 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो आपकी जनगणना सेंसस है ना, ये वाला टॉपिक भी बहुत 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 जरूरी है। आपके हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। एक जनगणना वाला हो गया, सेंसस का हो गया, आपका क्लासिकल लैंग्वेज का हो गया, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, सेंसस में से भी 1 से 2 आ जा रहे हैं। इसके बाद पॉलिटी का हो जा रहा है जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, पूछा जा रहा है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जा रहे हैं जिसमें से हिस्ट्री में से मुझे लगता है ना 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार फैक्ट वाले डायरेक्ट पूछ लेते हैं और कई बार घुमा के स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो अब मस्ट है आप लोग टॉपिक देखिए किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि 17.64% दर्ज की गई है। तो जो 2011 का है उसमें ये बात कही गई कि जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना इंडिया की, वो 17.64% है। इसके बाद है ऑप्शन बी, भारत में जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर 2 दर्ज किया गया है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी रिकॉर्डेड है 382 पर्सन पर 2 किलोमीटर में आपकी दर्ज की गई है। थर्ड ऑप्शन जो है ना, भारत में साक्षरता दर जो आपकी लिटरेसी रेट है आपका 74.04% है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है जो हमारे 2011 का सेंसस है उसमें कही गई है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने ऊपर ऊपर से भी पढ़ रखा ना अच्छे से, तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड इन द साउथ मोस्ट district of Tamil Nadu with the Vagai River basin as the heartland of the kingdom। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने तमिलनाडु के दक्षिणतम जिले में शासन किया जिसमें वगई नदी बेसिन राज्य का हृदय स्थल था? पांडे, काकतीय या चोल या चेर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो पांडे लोग था इन्होंने दक्षिणम जो तमिलनाडु था उसके बिल्कुल वहां पे जिले में शासन किया था वगई नदी में। इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई थी उस टाइम पे वो थी मदुरई, आपकी
मदुरई इन्होंने, एक मिनट, मदुरई इन्होंने कैपिटल बनाई थी। पांडवों की कैपिटल भी बहुत बार पूछ ली जाती है, तो मदुरई बनाई थी इन लोगों ने कैपिटल। और इसके बाद ना ये जो पांड्य लोग थे, इनकी जो एक सिंबल्स होते थे, सभी का सिंबल होता था, ये जो जैसे ये अलग अलग शासक हैं, रूलर हैं, तो इनके अलग अलग ना सिंबल्स होते थे। तो जो ये पांड्य लोग थे ना, इनका जो सिंबल था वो था फिश का, मछली का इनका चिन्ह था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया released in February 2024, the poverty rate in the country fall to -% in 2022 to 2023। भारत स्टेट बैंक द्वारा फरवरी 2024 में जारी शोध के अनुसार 2022-23 में देश में गरीबी दर गिरकर -% हो गई है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और कल भी हमने देखा था कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर से थे। तो आपके 5 से 6 जो क्वेश्चंस है ना, वो करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो 1 ईयर का करंट अफेयर आप मस्ट है यूट्यूब से डेली बिहाफ पे कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाते, एक दिन के 10 क्वेश्चंस करवाते हैं आप लोग। एट द एंड आप मतलब जैसे रात हो रही है तो आप सोते टाइम एक बार रिकॉल कर लेंगे ना उन क्वेश्चंस को, तो आप लोग ऐसे कवर कर सकते हैं 1 ईयर का। तो जो अपकमिंग एग्जाम्स है आप लोग अपना जरूर प्रिपेयर करिएगा कम से कम 1 ईयर का, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का ही पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं। 15 नंबर मैंने जैसा स्क्रीन पे लिखा है इजीली आप लोग ले सकते हैं अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी बच्चे की मैथ कमजोर होती है तो वो इसमें अपना एफर्ट दे लो, करंट अफेयर कर लो डेली बिहाफ पे, तो इजीली 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं, इससे ज्यादा ही आ जाएंगे। क्योंकि DSSS भी अभी जो जीके जीएस के क्वेश्चंस दे रहा है ना, इजी दे रहा है, ज्यादा डीप जाके नहीं है। तो आप लोग कर सकते हैं, अगर चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना तो करिए, आ जाएंगे। कोई हेल्प चाहिए, मतलब समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका SBI ने कितनी बताई थी वो आप लोगों को इसमें बताना है। तो इन्होंने जो डाटा दिया था वो था 4.5 से 5.0 तक का था। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑनर्ड विद द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इन 2024। निम्नलिखित में से किस संगठन को 2024 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपका करंट अफेयर है। अभी जुलाई में ही मैं बताती हूँ, देखिए ऑप्शन, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना 4th वाला है। अभी आपका ये जो पुरस्कार था ना 2024 वाला, तो ये 2025 में दिया गया है। यहाँ पे बेशक 24 मेंशन है, लेकिन हर साल का एक साल बाद ही दिया जाता है। तो 2024 का जो 2025 जनवरी में दिया गया था, 17 जनवरी को, 17 जनवरी को द्रौपदी, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू ने दिया था इनको। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। निम्नलिखित में से किसे औसत परिवर्तनीय लागत के रूप में परिभाषित किया गया है? देखो फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। औसत परिवर्तन लागत की प्रति इकाई उत्पादन की कुल परिवर्तन लागत के रूप में परिभाषित किया गया है। एवरेज, सेकंड ऑप्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। औसत की परिवर्तनीय लागत को प्रति इकाई उत्पादन की कुल
लागत के रूप में परिभाषित किया गया है। थर्ड ऑप्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। औसत परिवर्तनीय लागत को प्रति इकाई उत्पादन की कुल निश्चित लागत के रूप में परिभाषित किया गया है। या फोर्थ ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। औसत परिवर्तन लागत को प्रति इकाई उत्पादन की सीमांत लागत के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो इसमें आपका करेक्ट होगा ना, वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका जो आपका होता है ना, ये होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपका टोटल क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, Q जो है वो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी से आपका डिवाइड हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसके भी यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है who has been selected as the prime mission pilot for the upcoming Axiom 4 mission to the International Space Station ISS। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए मुख्य मिशन पायलट के रूप में किसे चुना गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सियोम मिशन जो अमेरिका की साइड से ही था, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने ये करंट अफेयर में पढ़ रखा है। तो अमेरिका के साइड था जिसमें भारतीय हैं जिनको एज अ पायलट चुना गया है। तो वो कौन है, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, सेकंड है विंग कमांडर राकेश शर्मा, थर्ड ऑप्शन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, या फोर्थ है ग्रुप कैप्टन रमेश ठाकुर। तो इसका जो करेक्ट है ना आपका ऑप्शन थर्ड है, शुभांशु शुक्ला है। ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम हो चुका है। इससे पहले भी ये एक बार गए थे इसी मिशन को लेकर, वो थोड़ा एक्सियोम करके ही था वो, बट डिफरेंट था, लेकिन ये दूसरा बना है, तो इसमें भी इनको ही चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है आप लोगों का। यह आज आपकी छोटी सी वीडियो रही है, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, यही उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों से। और कोई भी इशू हो, कोई आपकी क्वेरी क्वेश्चंस हो, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू।